बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी पिछली वीडियो समझ आ चुकी होगी और आप लोग लाइक लाइक कर चुके होंगे। क्लियर, मैंने वहाँ पर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि उनमें मुझे कमेंट कर दिया करें कि आया इस तरीके से हम कुछ सीख सकते हैं कि नहीं। मेरा मैकेनिज़्म कुछ यूँ है कि देखिए, मैं जस्ट लाइक आप लोगों के लिए एक मॉडल टेस्ट लेकर आया हूँ। देखिए, और आप अक्सर स्टूडेंट्स में जो अक्सर खामी मैंने देखी है वो यही है कि वो जो क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो सिंपल टू द पॉइंट जाते हैं और जो ऑप्शन मतलब करेक्ट ऑप्शन होता है उनकी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जो बाकी ऑप्शन दिए जाते हैं उनको नेगलेक्ट करते हैं। ये क्या है? इंतहाई ही बड़ी खामी है स्टूडेंट्स में। सो अगर आप इस तरह कर लें कि जो ऑप्शन हुए हैं उनको भी समझने की कोशिश करें तो ये आप लोगों के लिए इंतहाई ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप लोग का जो टेस्ट होता है तो इस तरह नहीं होता कि कोई कोई आपके लिए मॉडल टेस्ट बनाए और हूबहू उसे कॉपी कर दिया जाए वहाँ पर। सो हम पहले टेस्ट में हम 10 तक आ चुके थे, 10 एमसीक्यूज तक। सो आज हम थोड़ा आगे जाएंगे। आप उसे भी क्या करें, मतलब उनको भी सुने, उन लेक्चर को, और समझ लें। देखें, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट यूनिट 1 mu स्टैंड्स फॉर। अब 1 mu का क्या मतलब है? आप लोग सुन चुके, एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 mu, देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, 1 mu इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ कार्बन 12 का क्या मतलब है? देखिए, ये मैं इसे छुपा लेता हूँ। देखिए, इसके लिए एटॉमिक मास यूनिट के लिए, एटॉमिक मास यूनिट यानी या रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो स्टैंडर्ड एलिमेंट रखा गया है वो कौन सा है? वो कार्बन 12 है। कार्बन 612, ना कि कार्बन 613 या कोई और एलिमेंट नहीं है। इसे हमने स्टैंडर्ड रखा है, इससे हमें और एलिमेंट की कंपैरिजन करते हैं। देखिए, इस कंपैरिजन का क्या मतलब? रिलेटिव। इसको हम एक और नाम देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब जिसको आप किसी और मास से कंपेयर करें। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले ज़माने में इस तरह हुआ करता था कि इस तरह के कुछ पलड़े वो होते थे, तराजू हुआ करते थे। क्लियर, इस तरह। देखिए, तो वो एक एक साइड पर 1 किलोग्राम का बाट रखते थे। क्लियर। और दूसरी साइड पर आप जो टमाटर वगैरह, सपोज चीनी वगैरह, इस साइड में वो चीनी रखते थे, दूसरी साइड में वो किलो का बाट रखते थे। सो चीनी इज द रिलेटिव मास ऑफ दैट 1 किलोग्राम। ये आप कहते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी है, तो इस बुनियाद पर कहते हैं कि आपने उसका रिलेशन 1 किलोग्राम जो बाट था उसके साथ उनका रिलेशन किया। क्लियर। सो जब हम मास को नापते हैं तो हम एक साइड पर ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 लेते हैं। 1/12 ऑफ कार्बन 12 लेते हैं, मतलब कि इसके 12 कार्बन 12 के हम 12 हिस्से करके उनका एक हिस्सा हम यहाँ पर रखते हैं और जिस चीज को हम नापते हैं उसको इधर रखते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है। इंशाल्लाह जान चुके होंगे कि देखिए, एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ कार्बन 12 का यही मतलब है। अगर इस एटम्स के हम 12 टुकड़े कर दें, 12, और इस 12 में से हम एक उठा लें तो उसे हम 1/12 ऑफ कार्बन 12 कहते हैं। अच्छा, अब अब इस तरह होता है कि ये इसे हम स्टैंडर्ड बाट के तौर पर हम मानते हैं कि सपोज इतने का मास है। मैं बताता हूँ कि किस चीज़ के बराबर है और इसके साथ हम अलग अलग एलिमेंट्स को यहाँ पर रखकर नापते हैं। अच्छा, सो 1 mu इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 विच इज इक्वल टू 1.66 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। याद रखें। क्लियर। पेपर में इस तरह हो सकता है कि 1 mu इज इक्वल टू 1.66 10 रेज़ टू द पावर। देखें, यहाँ पर अगर मैं किलोग्राम लिख लूँ तो क्या जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर, किलोग्राम किस चीज़ के बराबर होता है? +4 के बराबर होता है। देखिए, मैं यहाँ पर जो कीमत लगाता हूँ यहाँ से ड्राइव करता हूँ। देखिए, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू
1000 ग्राम, लेकिन मुझे 1000 ग्राम की कीमत चाहिए, डिवाइड बोथ साइड बाई 1000। क्लियर? सो ये कैंसल, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 किलोग्राम। मैथ्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर? सो मैं ये 10 रेज़ टू द पावर -3 ग्राम की कीमत है। सो मैं यहाँ पर ग्राम, देखिए ये ग्राम है और इसकी कीमत यहाँ पर लगाता हूँ 10 रेज़ टू द पावर -3 किलोग्राम। समझ आ रही है? और साथ साथ हमारे साथ 24 ऑलरेडी मौजूद है, 24। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा? 1.66 10 रेज़ टू द पावर -24 567 -27 किलोग्राम। देखिए इंतहाई ही इंपॉर्टेंट है। 1 in mu बराबर है 1 over 12 of carbon 12 which is equal to 1.66 10 raised to power -24 ग्राम and which is equal to 1.66 10 raised to power -24 किलोग्राम। इजी। चलो आगे चलते हैं। अगर आप लोगों की मैथ्स थोड़ी वीक है और मैकेनिज्म नहीं समझते तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनकी मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट को मतलब किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है उन पर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, अच्छा, 1 एटॉमिक मास यूनिट स्टैंड्स फॉर, नहीं इसके बराबर नहीं है 1 कार्बन 12 एटम के, नहीं इस चीज के बराबर वो नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं 1 over 12 ऑफ कार्बन 12। क्लियर? 1 हाइड्रोजन, नहीं इसके बराबर नहीं है। 1 over 12 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, नहीं इस चीज के बराबर है 1 over 12 ऑफ कार्बन 12 ऑफ मास। क्लियर? दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखें अगेन, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 6.02 10 raised to power 23। अब 23 क्या? 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 6.023 10 raised to power 23 फार्मूला यूनिट्स। क्या? फार्मूला यूनिट्स। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि फार्मूला यूनिट को हम फार्मूला यूनिट बेसिकली मैं करेक्ट मतलब अच्छा नहीं है कि मैं इस तरह कह लूँ, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है फार्मूला यूनिट का मतलब बेसिकली होता है अयानिक कंपाउंड। देखिए एक ऐसा कंपाउंड जहाँ एक ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड हो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं या फिर कंपाउंड कहते हैं। जहाँ पर अयानिक बॉन्ड हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। एटम तो आप लोग जानते हैं, आयंस। अच्छा, यहाँ पर इंतहाई ही अहम और एमसीक्यूज भी हैं। देखें, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फार्मूला यूनिट। क्लियर? अब मेरा मकसद यही है कि यहाँ पर एटम्स, यहाँ तो एटम्स है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर टोटल आयन कितने होंगे समझना जरूरी है। देखें यहाँ पर देखिए 1 मोल सोडियम, देखिए मैं सोडियम क्लोराइड का एक ही फार्मूला यूनिट लेता हूँ, उसमें एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। सही है? तो 1 मोल में कितने सोडियम होंगे और कितने क्लोरीन होंगे? देखिए इंतहाई ही इजी है। अगर एक 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 कंपाउंड में एक सोडियम और एक क्लोरीन है तो इसका मतलब यही है कि 1 मोल में एक मोल सोडियम और 1 मोल क्लोरीन होगा। समझ आ रही है? देखिए अगर एक फार्मूला यूनिट में एक सोडियम और एक क्लोरीन है तो इसका मतलब यही कि 1 मोल में 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोरीन होगा। इसका यही मतलब है कि 1 मोल 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। तो इसमें 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 सोडियम होंगे प्लस 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 क्या होंगे? इसमें क्लोराइड आयंस होंगे। अच्छा, इस तरह आपसे पूछ सकते हैं कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड में टोटल कितने आयंस होंगे? क्लियर? टोटल कितने? देखिए सोडियम के इतने हैं और क्लोरीन के इतने हैं, कलेक्टिवली कितने होंगे? 2 × 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23।
उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स दिल में जिसकी वो तमन्ना है कि मैं मतलब टेस्ट को अच्छी तरह अटेम्प्ट करूं, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले, सो उसके जो कॉपी है उसमें कुछ ना कुछ दिमाग का होना ज़रूरी है। सो उसके लिए डिग्री की ज़रूरत कोई नहीं है, इंशाल्लाह वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। क्लियर? मैंने थोड़ा थोड़ा तरीका बता दिया। अच्छा आगे देखें। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, मास ऑफ इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, यहाँ पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। देखें यहाँ पर ये भी इंतहाई कंसेप्चुअल है। देखें जब हम वन मोल ऑक्सीजन लेते हैं तो उनका मास हम इस तरह मालूम करें, 2 × 16, एक का 16 मान लेते हैं तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो मास लिखते हैं वो 32 ग्राम लिखते हैं। क्लियर? या एमयू लिखते हैं। क्लियर? इस तरह लिखते हैं। अच्छा सो वो पूछते हैं कि वन मॉलिक्यूल का क्या कितना होगा। देखिए ये तो बेसिकली 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 32 ग्राम होता है। क्लियर? 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो 32 ग्राम होता है। वो आपसे पूछते हैं कि एक का कितना होगा, तो एक का कितना होगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23, 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। क्लियर? ये इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं। देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, क्लियर, 32 डिवाइड बाय 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। क्लियर? या देखें आप इसको इससे डिवाइड कर लें, 23 माइनस 23 में चला जाएगा। या फिर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कितना, 32 डिवाइड बाई Na। क्लियर? सो दिस एंड दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 32 डिवाइड बाई Na हम ढूंढते हैं। देखें 32 डिवाइड बाई Na, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आ रही है? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है उनका जो मास है, क्योंकि मेरे पास अभी पीरियोडिक टेबल ही नहीं है कि सल्फर का जो मास है उनका कितना है। सो देखिए इसके रिलेटिव में एक और मिसाल लेता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, देखिए क्वेश्चन नंबर ये था। क्लियर? ये नहीं, मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन इज, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्लियर? इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन 64 ग्राम। देखिए 64 ग्राम और सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? वो सल्फर डाइऑक्साइड के मुतालिक पूछते हैं, लेकिन मैं क्या लिखता हूँ, मैं H2O लिखना चाहता हूँ। क्लियर? H2O। क्लियर? सो H2O है जो है वो, सो देखिए मैं इस SO2 की बजाय H2O लिखता हूँ। क्लियर? सो H2O कितना ग्राम में, तकरीबन 30 ग्राम। क्लियर? या 36 ग्राम लिखता हूँ। क्लियर? सो क्वेश्चन मैंने कुछ उल्टा कर दिया कि 36 ग्राम में H2O के कितने एटम्स होंगे, टोटल कितने एटम्स होंगे। सो मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखिए 1 मोल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 36 को मोल में कन्वर्ट करता हूँ। देखें H2O का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होता है, तो 2 मोल कितने के बराबर होता है? अगर 1 मोल 18 है तो 2 मोल 36 ग्राम के बराबर होंगे। इजी? इसका मतलब ये है कि ये 36 ग्राम 2 मोल के बराबर है। अच्छा इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इसे शॉर्टकट लिखा क्योंकि अब तो माशाल्लाह आप लोग स्टाइकोमेट्री भी ख़त्म कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स एफईसी का मतलब वो पढ़ चुके हैं, कुछ बीएस वाले स्टूडेंट्स भी हैं, कमीशन वाले भी हैं। देखें अगर एक मोल में 18 ग्राम तो 2 मोल में 36 ग्राम, 36 ग्राम इज इक्वल टू इतने 2 मोल। अच्छा तो टोटल पार्टिकल्स में मालूम करना चाहता हूँ। अच्छा देखें टोटल एटम्स। देखें अब देखें कि एक मोल में एक मोल में एक मोल H2O में इंतहाई कंसेप्चुअल है यार। देखें यहां पर लिखता हूं, एक मोल H2O में
6.023 10⁻⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल H2O में H2O के 6.023 10⁻⁻23 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं कि एक मोल H2O में एटम्स कितने होंगे, 3 इंटू 6.023 10⁻23। देखिए एक मोल H2O में इतने कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब यही है कि एक मोल H2O में 3 इंटू 6.023 10⁻23 एटम्स हैं। क्योंकि हर कंपाउंड में, हर मोल में आप देख रहे हैं कि 3 एटम है। हर कंपाउंड में आप लोग देख रहे हैं कि 3 एटम्स हैं। एक मोल में इतने कंपाउंड्स और हर कंपाउंड में चूंकि 3 एटम्स हैं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं। अच्छा, तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि 3 मोल में कितने कंपाउंड, देखिए एक मोल में इतने कंपाउंड्स हैं, सॉरी एक मोल में इतने कंपाउंड्स हैं, एक मोल में इतने एटम्स हैं, तो 2 मोल में कितने एटम्स होंगे। देखिए अगर एक मोल में इतने एटम्स हैं तो 2 मोल में 2 इंटू 3 इंटू 6.023 10⁻23 एटम्स। ऐसे मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 3 6 इंटू 6.023 10⁻23 एटम्स। और अगेन 6 3 18, 6 दूने 12 जमा 1 13, 6 0 0 1, 6 6 36 10⁻23। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि फिर आप लोग डिस्करेज हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन खुद अपने आप के लिए बनाए, जिस तरह मैंने SO2 को H2O में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर आप लोगों ने मेरी भी एक डिफिशियंसी नोट की चुकी होगी कि मुझे एटॉमिक नंबर और मास नंबर इस तरह की याद नहीं है। आप इस डिफिशियंसी को ख़त्म करें, खुद याद कर ले पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब समझ आ चुकी होगी। सब्सक्राइब कर इस चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल की ऑल इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम।